हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूज़फुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी को इको में माइल्ड एमआर, माइल्ड टीआर, माइल्ड पीएच आता है तो वो क्या मतलब है उस चीज़ का, और क्या उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या इनके कॉजेज़ होते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर 5 to 10% लोग जिनका इकोकार्डियोग्राफी होता है उसमें रिपोर्ट किया जाता है और लोग हमसे अगला सवाल पूछते हैं कि मेरे इको में माइल्ड एमआर है, क्या मुझे दवाई करानी चाहिए, क्या मुझे दवा चालू कर देना चाहिए, क्या मैं करूं कि माइल्ड एमआर से सीवियर एमआर नहीं हो जाए, क्या चांसेस है कि मुझे माइल्ड एमआर से फ्यूचर में सीवियर एमआर हो जाएगा, क्या दवाइयाँ मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे अभी से ऑपरेशन करा लेना चाहिए कि वो कभी सीवियर ना हो, फ्यूचर में तकलीफ आनी है तो पहले से ऑपरेशन करा के रख लूँ। इस तरह की लोग बातें करते हैं। तो आज इस सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करेंगे। माइल्ड एमआर का मतलब है माइट्रल वाल्व में माइल्ड लीकेज, माइल्ड टीआर का मतलब है ट्राइकस्पिड वाल्व में माइल्ड लीकेज यानी माइल्ड रिगर्गिटेशन ऑफ माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, और माइल्ड पीएच का मतलब है माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन ऑलरेडी एक सेपरेट टॉपिक है पर उसको आज थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ज़्यादा फोकस आज रिगर्गिटेशन पर करेंगे। रिगर्गिटेशन का मतलब ये है कि वाल्व का लीकेज। वाल्व बेसिकली एक पंखुड़ी जैसा स्ट्रक्चर है जो चेंबर्स को सेपरेट करता है, यानी एट्रिया को वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल को एओर्टा से, और ब्लड को बैक लीक होने नहीं देता है, यानी यूनिडायरेक्शनल फ्लो ब्लड का मेंटेन रहता है कि जहाँ से आ रहा है ब्लड उसी डायरेक्शन में आगे जाए, उल्टा वापस जाना ना चालू कर दे। जब नीचे वाले चेंबर का प्रेशर बढ़े तो ऐसा नहीं हो जाए कि ब्लड वापस उल्टा चला जाए, ब्लड को पीछे जाने से रोकता है। तो एक स्ट्रीमलाइन ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, इसके लिए वाल्व्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वाल्व्स का मैकेनिज्म थोड़ा सा लीकी होता है, थोड़ा सा उसमें गैप रह जाता है, इसलिए जब वाल्व चिपकना चाहिए उसकी पंखुड़ी और गैप नहीं रहना चाहिए, वहाँ थोड़ा सा गैप रह जाता है जिसकी वजह से ब्लड लीक आउट कर सकता है वहाँ से। तो कितना लीकेज है वो उस पर डिपेंड करेगा कि पेशेंट को माइल्ड रिगर्गिटेशन है, ट्रिवियल रिगर्गिटेशन है। ट्रिवियल मतलब सबसे थोड़ा, बहुत ज़रा सा, माइल्ड मतलब उससे ज़्यादा, मॉडरेट मतलब उससे ज़्यादा, और सीवियर मतलब सबसे ज़्यादा। तो कितना रिगर्गिटेशन है ये बेसिकली उस बात पे डिपेंड करेगा कि गैप कितना छोटा है, कितना बड़ा है। जितना ज़्यादा बड़ा गैप उतना ज़्यादा लीकेज, जितना ज़्यादा लीकेज उतना ज़्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम्स, उतना ज़्यादा सर्जरी की ज़रूरत। जब सीवियर लीकेज पेशेंट को डेवलप हो जाए तो ज़्यादातर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जब माइल्ड लीकेज हो या थोड़ा मोड़ा लीकेज हो तो आप दवा पर चला सकते हैं बहुत टाइम तक। माइल्ड लीकेज ज़्यादातर माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स जैसी बीमारियों में होता है जहाँ थोड़ा सा वाल्व में गैप रह जाता है जिससे थोड़ा सा लीकेज डेवलप हो जाता है। मान के चलिए ज़्यादातर पेशेंट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 95 to 99% ऑफ द केस में आपको कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आपको एक चीज़ करनी है कि हर 3 से 5 साल में इकोकार्डियोग्राफी कराते रहे, ताकि अगर कोई वाल्व में लीकेज डेवलप हो तो वो आपको पता चल जाए कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाल्व का स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से थोड़ा लीकेज हो रहा होता है, क्योंकि वाल्व को पकड़ने वाले जो कॉर्डेट टेंडिन है यानी जो धागे होते हैं वो कई बार थोड़े रिलैक्स या कच्चे से रहते हैं जो फ्यूचर में थोड़े से डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वाल्व का लीकेज बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन लोग ये पूछेंगे कि कॉर्डेट टेंडिन के धागे को मजबूत करने के लिए हम कर सकते हैं क्या? क्या घर से हम सुई धागा लेके जाके उसको बांध देंगे क्या? कि सर्जन को हम बुला लें कि भाई तुम हार्ट खोल के उसके धागे को टाइट कर दो? ऑब्वियसली सर्जन ये कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए खोल के पूरा छाती को ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी जो कि बहुत कम्बरसम और बहुत बड़ी चीज़ है। फाइनली वाल्व जब खराब हो जाता है तब भी तो हम सर्जरी करते हैं, तो वो तब किया जाएगा जब वाल्व बहुत ज़्यादा खराब हो। अर्ली स्टेजेस में कोई सर्जरी का इसमें कोई रोल नहीं है। ना ही धागे जो या कॉर्डेट टेंडिन है उसको मजबूत बनाने के लिए कोई दवा आती है, ना उसको मजबूत बनाने के लिए कोई सर्जरी होती है, ना कोई ऐसा इंटरवेंशनल प्रोसीजर है कि जिसमें हम कैथेटर से ले जाके अंदर धागे से कनेक्ट कर दें। उसको वैसा कुछ नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आता है। हो सकता है आज से 20-25 साल बाद कुछ नया डेवलप हो जाए, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आता है। क्लिप्स हाँ ज़रूर आती है वाल्व के लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। क्लिप्स आती है जिससे वाल्व को पकड़ लेते हैं, उसको माइट्रा क्लिप बोलते हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो उससे वाल्व को पकड़ा जा सकता है और उससे वाल्व का लीकेज कंपैरेटिवली कम किया जा सकता है, लेकिन हाँ वो भी सीवियर लीकेज में ही होता है, माइल्ड लीकेज में नहीं होता। आज हमारा टॉपिक माइल्ड पर है तो आज माइल्ड पर ही फोकस करेंगे। सीवियर में ऑब्वियसली सर्जिकल ऑप्शंस है, वाल्व के रिपेयर के ऑप्शंस है, नॉन इंटरवेंशनल ऑप्शंस है, लेकिन वो अलग चीज़ है। अगर माइल्ड सा लीकेज किसी को है तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवा की भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कॉमनली लोग पूछते हैं कि मेरे को माइल्ड लीकेज है तो ना बढ़े उसके लिए मैं दवा लूँ क्या? तो दवा का एटलीस्ट माइल्ड लीकेज में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि दवा का बेसिकली प्रेशर कम करने का तरीका होता है कि उससे काम करती है मेडिसिन। पर अगर माइल्ड लीकेज हो रहा है तो उतना प्रेशर है ही नहीं डिफरेंस, तो दवा क्या चीज़ को कम करेगी? उल्टा दवा आप लेते रहोगे तो साइड इफेक्ट्स और क्रिएट हो जाएंगे। दवा 2 तरह से काम करती है, तो बीटा ब्लॉकर्स होती है जो गति को कम करती है, और या यूरिन बढ़ाने वाली दवाई होती है जो
प्रेशर डिफरेंस को कम करती है, बॉडी के वॉल्यूम लेवल्स को कम करके, या हार्ट फेलियर की मेडिसिन जो होती है जो हार्ट का स्ट्रक्चर अगर डैमेज हो जाए, हार्ट का पंपिंग वीक हो जाए तो उसको सुधारने की मेडिसिन होती है जो इन पेशेंट्स को हम देते हैं। पर ये सारी ही चीज़ें माइल्ड लेवल पर देने की ज़रूरत नहीं है। जब मॉडरेट लेवल हो जाए तब आप थोड़ा मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अगर सीवियर की तरफ बढ़ रहा हो तो। इनफैक्ट सीवियर वाले केसेस में भी मेडिसिन से बच ही जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सब कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है। मेडिसिन उसको कुछ ही हद तक प्रेशर को कम कर सकती है और कुछ हद तक सर्जरी को कुछ सालों के लिए डिले या कुछ महीनों के लिए डिले कर सकती है। बहुत ज़्यादा लीकेज किसी को सीवियर हो तो उसको कुछ महीनों के लिए डिले कर सकती है, माइल्ड सा लीकेज हो, मॉडरेट लीकेज हो तो उसको कुछ सालों के लिए डिले कर सकती है। पर मेडिसिन का रोल भी मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में ही आता है, माइल्ड कैटेगरी में मेडिसिन का भी ज़्यादा रोल नहीं है। और इसमें इको फॉलोअप जो कर भी रहे हैं हम 3 से 5 साल में, कोई बोलेगा कि साहब मैं इको हर 2 महीने में कराऊँ तो क्या कुछ पता चलेगा? 2 महीने में करा के आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद करोगे और 2 महीने में कोई चेंज होने वाला भी नहीं है। और अगला क्वेश्चन लोग पूछेंगे कि अगर मैं 5 साल में कराऊँ, उस दौरान वैल्व में लीकेज हो गया तो हो सकता है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सडन लीकेज डेवलप हो जाए। वैसे इसमें सिम्टम्स ये होंगे कि आपको चलने में सांस फूलना, घबराहट होना, पसीना होना, धड़कन बढ़ जाना, हार्ट का साइज़ बढ़ जाना, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स जो रूटीन होते हैं वो सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो। हाँ, वैल्व जब लीकेज बढ़ जाएगा तो उसका कोई आवाज़ नहीं होगी कि टक से वैल्व फट गया आपको आवाज़ आई, वैसा कुछ नहीं होने वाला। और ना ही आपको कोई सीवियर पेन होगा कि वैल्व फटा और आपको सीवियर पेन हुआ जैसे हार्ट अटैक में होता है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वैल्व का लीकेज कम ज़्यादा हो रहा है। जब वैल्व लीकेज बढ़ जाएगा और पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होंगे तब पेशेंट को पता चलेगा, या इको में आप टेस्ट करोगे तो पेशेंट को पता चलेगा। इसीलिए ही ज़रूरी है कि हर 2-3 साल में आप इको कराते रहे, क्योंकि बाई चांस आपने 10 साल 15 साल कुछ नहीं कराया और 15 साल बाद सडनली आपको पता चला कि पिछले 10 साल से आपका वैल्व बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है और हार्ट पूरा डायलेट हो चुका, फेल हो चुका, तो आप बहुत लेट हो जाएंगे सर्जरी में। तो 2-3 साल में आप दिखाते रहे तो अच्छा है कि माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर होने में अगर किस्मत खराब भी हुई तो भी वो होने में 5-10 साल ज़्यादातर केस में लगता है। मान के चलिए कि 90 to 95% केस में वो कभी मॉडरेट टू सीवियर नहीं होगा, वो माइल्ड है तो माइल्ड ही रहेगा ज़्यादातर केस में। 5 to 10% ऑफ द केसेस में ही वो मॉडरेट टू सीवियर रेंज में जाएगा और उसमें से भी हार्डली 2-3% लोगों को ही फ्यूचर में कभी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान के चलिए कि 95 to 98% ऑफ द टाइम्स आपको कोई सर्जरी कभी नहीं लगेगी। सिर्फ 1 से 2% केसेस में जहाँ दवा से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो, वैल्व लीकेज बहुत ज़्यादा हो जाए, वैल्व पूरा डैमेज हो जाए, वहाँ पर सर्जरी लगेगी। मैंने अपनी लाइफ में एक भी केस ऐसा नहीं देखा जो उसको कभी माइल्ड रिगर्गिटेशन था या पुरानी कभी रिपोर्ट में माइल्ड रिगर्गिटेशन था और आज उसको इतना सीवियर हो गया कि अब उसको ऑपरेशन को ले जाना पड़ा। मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि माइल्ड रिगर्गिटेशन बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 5 से 10% रूटीन लोग को भी देखने को मिल जाता है, पर वो कभी बढ़ के सीवियर होते देखा हो 5-10 साल के फॉलोअप इको में, ऐसा नहीं देखा है। बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं है, तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर माइल्ड सा लीकेज है तो सिर्फ अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि इको फॉलोअप रेगुलर बेस पे मेंटेन करिए। मेडिसिन का भी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर्जरी का कोई ज़रूरत है, कि ऑब्वियसली जब तक बहुत बड़ा लीकेज नहीं डेवलप हो जाए, बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, तब तक सर्जरी इज आउट ऑफ क्वेश्चन, तो सोचना ही नहीं है। आपको फैक्टर्स को कंट्रोल करना है कि बाय चांस कोई नली का ब्लॉकेज या इसकी वजह से लीकेज हो रहा है तो उसको आपको मैनेज करना है, उसमें आपका लीकेज सडनली बढ़ सकता है। हार्ट अटैक इज एन इंपॉर्टेंट कॉज जिसकी वजह से वैल्व का लीकेज बढ़ सकता है, तो अगर नली का ब्लॉकेज है तो उसको आपको ट्रीट करना है। अगर पहले के ब्लॉकेजेस को भी आपने ट्रीट किया तो लीकेज कम भी हो सकता है, हालांकि पूरा कम हो जाएगा इसका गारंटी नहीं है, पर लेकिन कम हो सकता है। पर आपको नया हार्ट अटैक नहीं आने देना है, क्योंकि इस्कीमिक एमआर जो है या इस्कीमिया की वजह से वैल्व का अगर लीकेज हो रहा है तो उसके बढ़ने के ज़्यादा अग्रेसिव चांसेस होते हैं। माइट्रल वैल्व प्रोलैप्स यानी लूज वैल्व की वजह से जब लीकेज होता है तो भी उसके बढ़ने के थोड़े बहुत चांस रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ में जहाँ वैल्व में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से वैल्व डैमेज हो जाता है, वहाँ बढ़ने के चांसेस है, लेकिन वहाँ भी तब बढ़ने के चांसेस जब बार बार पेशेंट को रोमैटिक इन्फेक्शन होता रहे या पेशेंट का वैल्व पहले से ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली डिफॉर्म्ड हो, जिसकी वजह से कॉर्डे बहुत ज़्यादा वीक या ख़राब हो गए हो रोमैटिक डिजीज़ प्रोसेस की वजह से, तो ये प्रॉब्लम्स पेशेंट को हो सकती है। अदरवाइज ऐसा प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम है। आप रेगुलर बेसिस पे अपने फॉलोअप मेंटेन करिए तो ही ज़्यादा अच्छा है। अर्ली स्टेजेस में ना सर्जरी का कोई रोल है, ना उसको आप ओपन करके रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रिपेयर का सर्जिकल प्रोसेस भी बहुत बड़ा, बहुत कम्बरसम है और रिपेयर के दौरान ही मृत्यु होने का चांस 1-2% है। जब माइल्ड एमआर के बढ़ने का ही चांस 1-2% है तो अर्ली स्टेज में आप सर्जरी करके क्यों अपने आप को रिस्क में डालोगे, जहां आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सर्जरी के दौरान भी हो सकती है। तो इसलिए सर्जरी तो इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। मेडिसिन भी कोई खास फ़ायदा नहीं करेंगे, तो इसलिए मेडिसिन
का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि इसमें डाइट का क्या रोल है, डाइट से हम कुछ कर सकते हैं क्या? डाइट से भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डाइट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नमक और पानी कम लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर वाल्व का लिगोइटेशन है तो, मॉडरेट टू सीवियर रेंज में तो डाइट ऑफ उसका रिस्ट्रिक्शन रखना है नमक का, माइल्ड में वो भी नहीं करना है। एक्सरसाइज का क्या इसमें रोल है, क्या हम योगा मेडिटेशन या ऐसा कुछ करके इसको कम कर सकते हैं? यूजली एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ना ही एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना ही एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा कम होगा। हाँ, एक्सरसाइज करने से आपका स्टैमिना बेटर होगा, हार्ट का फंक्शनल कैपेसिटी बेटर होगा, तो वाल्व हार्ट के डायलेट होने का चांस, हार्ट फेलियर का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। योगा मेडिटेशन का भी वही है कि एज एन एक्सरसाइज वो हेल्प करेगा, उससे ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। कोई और पैथी में कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे ये पूरी तरह से ठीक हो जाए, आज तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई, इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। पर इसमें ऐसी ना एलोपैथी में कोई मेडिसिन है, ना या कोई और पैथी में कोई ऐसी मेडिसिन है जो वाल्व के लीकेजेस को पूरी तरह ठीक कर सके। कोई और अगर इस तरह के क्लेम कर रहा है तो मान के चलिए वो फेक क्लेम है, क्योंकि इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। जो अपने मन से तो मैं कुछ भी बोल दूँ कि मेरे पास ऐसी रामबाण दवा है जो सब ठीक कर देती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डेटा अवेलेबल है तो ही इस तरह के क्लेम्स करने चाहिए, और ज़्यादातर अभी तक इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कोई भी मेडिसिन इस तरह के सिचुएशन में कुछ कारगर काम कर सकेगी। तो अगर आपको वाल्व रिगर्गिटेशन है तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप रेगुलर फॉलोअप में रखिए, नॉर्मल डाइट रखिए, एक्सरसाइज रेगुलर बेस पे करिए, मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं, सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं, 3 से 5 साल में इको करते रहना है। जब कभी कंडीशन बिगड़ी तब मॉडरेट टू सीवियर रेंज में मेडिसिन स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ी तो 1-2% केस में सर्जरी लग सकता है। माइल्ड पीएच पर लास्ट में बात करेंगे। माइल्ड पीएच बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बेसिकली लंग्स की बीमारियों की वजह से ज़्यादातर पल्मोनरी आर्टरी का थोड़ा प्रेशर बढ़ता है। जैसे बीपी बढ़ता है वैसे ही राइट साइड की आर्टरी का भी थोड़ा प्रेशर बढ़ता है। माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर से भी अगर ज़्यादा है तो उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको कम करने के लिए कुछ सिल्डेनाफिल या बोसेंटन या इस तरह की मेडिसिन आती ज़रूर है, पर वो सिर्फ सीवियर केसेस में ही दी जाती है, माइल्ड केसेस में उनको नहीं दिया जाता है। माइल्ड केस में आपको एक ही चीज़ करनी है कि किस वजह से हो रहा है उसको ठीक करना है। ज़्यादातर वो या तो लंग्स की कोई बीमारी की वजह से होता है, लंग्स की किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है, या वो लेफ्ट साइड की कोई वाल्व की प्रॉब्लम हो, या लेफ्ट साइड का हार्ट का फेलियर हो, या हार्ट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, या हार्ट अटैक आया हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। तो ऐसे भी केस में आपको कोई अलग से दवा की ज़रूरत नहीं है, जो बीमारी का कारण है उसको ठीक कीजिए और उसमें फॉलोअप करते रहिए पेशेंट को। फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसके चांसेस थोड़े बहुत तो हैं। अगर जो बीमारी जिसकी वजह से हो रहा है वो बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, तो उसमें जब बढ़ेगा तब आपको पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स के लिए दवाई देनी पड़ेगी। अगर जो वाल्व का प्रॉब्लम या नली का प्रॉब्लम या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम जो भी है उसको आप प्रॉपरली ट्रीट करेंगे तो वो इनडायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स को भी बढ़ने में रोकेगा, वो प्रॉब्लम कंपेरेटिवली आने का चांस कम हो जाएगा। अलग से इसमें मेडिसिन लेने का रोल तभी आता है जब वो रिगर्गिटेशन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी में हो या एटलीस्ट मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में हो, तो ही देने का मतलब है। और उसमें भी जो मेडिसिन आती भी है वो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी बिना कारण के जब पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ता है तो ज़्यादा मदद करती है। अगर लंग्स की बीमारी या वाल्व की बीमारी से हो रहा है तो ये मेडिसिन भी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। यानी सिल्डेनाफिल, बोसेंटन, ये जो मेडिसिन आती है या प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट जो मेडिसिन आती है PGI2 एगोनिस्ट, वो भी सीवियर पीएच में खासकर प्राइमरी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है उसमें ही वर्क करेंगी। लंग्स की बीमारी से या अस्थमा की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो रहा है तो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। तो आज के टॉपिक में हमने माइल्ड MR, माइल्ड TR, माइल्ड PH के बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग ये सारे टॉपिक्स का बहुत डिटेल नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसमें ये सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। ये सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट का फेलियर, हार्ट की मेडिसिन, BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम, ये सारे प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बने हुए हैं। जिस तरह की बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक कंटेंट पर जाइए और उस प्लेलिस्ट को क्लिक करें तो आपको उसके रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो